बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे स्टेप 2 तक अपने डेटा टाइप्स। ठीक है, उसके दो पार्ट्स थे, आप दोनों पार्ट्स देख लीजिएगा तो हमारे पास जो स्टेप 2 था वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारे पास बारी है स्टेप 3 की, जिसके अंदर हमारे पास है ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, हमने ये रेपो खोल ली और यहाँ से हम आ जाते हैं। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा लोड हो जाए। ये देखिए, अब हमारे पास ये ओपन हो गई है रेपो। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर एंड ऑपरेंट। अब यहाँ पे ना आपको ये नाम सुनने के बाद कुछ कुछ याद आ रहा होगा। अगर तो जिन्होंने प्रैक्टिस रखी हुई है और सबको याद है कि क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट क्वार्टर में, उनके लिए तो बहुत इजी टॉपिक होने वाला है। और जिनको नहीं भी याद है, हो सकता है अगर उनकी मेमोरी अच्छी है तो उनको याद आना शुरू हो जाएंगी चीजें, क्योंकि ये हमने फर्स्ट क्वार्टर में टाइप स्क्रिप्ट में बहुत डिटेल में ये चीजें पढ़ी थी। वहां भी जब मैंने आप लोगों को स्टेप्स करवाए थे तो उसमें मैंने ये टॉपिक कवर किए थे। बहरहाल हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड अब पाइथन में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर क्या कह रहा है? अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटर आपके पास क्या होता है? वो सिंबल जो क्या करता है? परफॉर्म कोई भी ऑपरेशन। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इस टाइप का कोई भी ऑपरेटर जो क्या कर रहा है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक हो गया। यहाँ पे आते हैं, देखें पिक्चर में भी एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे प्लस है, इक्वल का साइन है, ये हमारे पास क्या है? हमारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑपरेंड की, कि ऑपरेंड क्या होते हैं हमारे पास, तो कह रहा है द वैल्यूज और वेरिएबल्स दैट द ऑपरेटर वर्क्स विद। ठीक है, कह रहा है वैल्यूज और वेरिएबल जिनसे क्या करते हैं, हम अपना काम करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर के साथ मिलके, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? हमारे ऑपरेंड्स कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इक्वल के बाद तो हमारा रिजल्ट आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे। इससे पहले हम यानी ऑपरेटर के साथ जिन दो चीजों को हम मिला के कोई काम करवा रहे हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं हमारे वेरिएबल या वैल्यूज जो भी होती हैं, वो हमारी कहलाती हैं क्या? ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास ये होते हैं, सही है, और ऑपरेंड्स हमारे पास हमारे वेरिएबल या फिर हमारी वैल्यूज होती हैं। क्लियर हो गई ये चीज? आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है, ये तो वही पॉइंट हो गया, ऑपरेटर्स आर द इनपुट फॉर एन ऑपरेटर। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर। ठीक है, यानी कह रहा है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपके ऑपरेंड्स जो हैं उनके नंबर कितने होंगे। एक ऑपरेंड होगा, दो होंगे, ये डिपेंड करता है। सही है, तो इसके अंदर अब हमें दो बताए गए हैं ऑपरेटर। एक है यूनरी ऑपरेटर और दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर जो है उसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिए है, लॉजिकल नॉट बताया है, माइनस का साइन बताया, वर्क विद वन ऑपरेंड। ठीक है, जब भी आप यूनरी ऑपरेटर का यूज करेंगे तो उसमें आपको सिंगल ऑपरेंड चाहिए होगा, यानी सिंगल वैल्यू या सिंगल वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्विज में आ सकते हैं। एक तो ऑपरेटर और ऑपरेंड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर कौन से होते हैं, ऑपरेंड कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो तरह के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, ये दो मेन मेजर ऑपरेटर्स हैं। इनके अंदर फिर और ऑपरेटर्स आते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले तो ये दो टाइप्स पता होनी चाहिए आपको, यूनरी और बाइनरी। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं उसके अंदर आपके पास एक ऑपरेंड होता है, मींस एक वेरिएबल या एक वैल्यू के साथ आप काम करेंगे। सही है, और जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे उन्होंने मिसाल दी है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये क्या है? वर्क विथ टू ऑपरेंड्स। ठीक है, इसमें सिंगल ऑपरेंड का काम नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचें, अगर आपको प्लस करवाना है किसी चीज को, तो आप अगर आपके पास एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है, 5 लिखा है और आप उसके साथ प्लस लिखोगे, तो आप उसको सम किसके साथ करवाओगे? वो कैसे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए उसे दूसरी वैल्यू भी चाहिए। इसी तरीके से माइनस करना है, दो नंबर्स को ही आप आपस में माइनस कर सकते हो ना, सिंगल नंबर को तो माइनस नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर्स में हमेशा दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, यानी दो वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए लाजमी। ठीक हो गया। तो ये तो कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं। पहले हम आ जाते हैं यूनरी ऑपरेटर्स पे।
ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखी है, यूनरी ऑपरेटर्स वर्क विद वन ऑपरेंड अ सिंगल वैल्यू और वेरिएबल, दे परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन जस्ट वन थिंग। सही है, पहली चीज हमारे पास आ गई नेगेटिव। ठीक है, माइनस की बात कर लें तो क्या कह रहा है, चेंजेस द साइन ऑफ द ऑपरेंड। कह रहा है कि जो आपका ऑपरेंड होता है ना उसका क्या कर देगा, ये साइन चेंज कर देगा। यहाँ पे इन्होंने एक अदद एग्जाम्पल दी हुई है, हम ये करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आ गए यहाँ पे, मैं ये वाली एग्जाम्पल हटा देती हूँ। यहाँ से मैंने एक वेरिएबल बनाया x जिसकी मैंने वैल्यू रख दी 3। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ x को, तो देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आ गया, 3 आउटपुट आ गया, सिंपल। लेकिन अब मैं क्या चाह रही हूं, अब मैंने कहा कि मैं यहाँ आई, मैंने एक वेरिएबल लिया y। ठीक है, उसके अंदर मैं स्टोर करवा रही हूँ x को। सही है, अब ये देखिए यहाँ पे जो हम काम करेंगे ना सिंगल ऑपरेटर के साथ करेंगे। ठीक है, सॉरी सिंगल ऑपरेंड के साथ करेंगे। तो अब पहले तो x की वैल्यू 3 थी, अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया y और y के अंदर मैंने क्या कर दिया, x रख दिया। यानी मैं कह रही हूँ कि जो भी x के अंदर है ना वो क्या आ जाए, y के अंदर आ जाए। अब अगर मैं देखिए y को भी प्रिंट करवाती हूँ तो वो क्या देगा, सिंपल 3 देगा, क्योंकि हमने उसके अंदर x रखा और x के अंदर 3 है। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं क्या करूँ, इसका साइन चेंज कर दूँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यूनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर पहली जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो नेगेटिव की है। सही है, तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए हम क्या करेंगे, सॉरी ज्यादा ऊपर चला गया। हाँ, हम क्या करेंगे, इसकी साइन चेंज करवा देंगे। साइन कैसे चेंज करवाएंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल अपने ऑपरेंड के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने माइनस का साइन लगाया, अब देखिएगा क्या आ रहा है, -3 आ रहा है मेरे पास। ठीक हो गया। तो इस तरीके से, मतलब ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको -3 कर दिया। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -3 आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनरी ऑपरेटर का यूज करके अपने वेरिएबल की सिंगल वैल्यू की साइन चेंज कर सकते हैं, उसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यूनरी ऑपरेटर की पहली एग्जाम्पल थी जिसमें हमने नेगेटिव साइन देखा कि हम किस तरीके से साइन चेंज कर सकते हैं, और ये हमेशा क्या करेगा, एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा। यहाँ पे देखो ये सिंगल ऑपरेंड है, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेंड नहीं है, यानी दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज आपस में नहीं है जिनको हम माइनस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये साइन चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है। सही। दूसरा हमारे पास आ जाता है यूनरी ऑपरेटर में लॉजिकल नॉट। क्या लिखा है लॉजिकल नॉट का, ये सब हम पहले टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं। रिवर्सेस अ बूलियन वैल्यू। सिंपल है इसका काम, पता ही चल रहा है लॉजिकल नॉट का, कि जिस भी वेरिएबल के साथ, सिंगल वेरिएबल के साथ, सिंगल वैल्यू के साथ आप नॉट लगा दोगे तो वो क्या करेगा, आपको, भाई बुलियन वैल्यू का काम क्या है, आप बोलते हो कि आपने जैसे ए में ट्रू लिखा, हम यहाँ एग्जाम्पल करके देखते हैं ना इसकी, यहां से समझ आएगा आपको। एक्स के अंदर मैंने लिखा ट्रू, ठीक है, यहां से इसको हटाते हैं भी। x के अंदर मैंने लिखा ट्रू और x को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, सॉरी ये t कैपिटल आएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, ट्रू प्रिंट होकर आ गया। सही है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कर दिया x को ट्रू। लेकिन अब मैं क्या चाह रही हूं, मैं चाह रही हूं कि भाई ये जो मेरा x है ना ये क्या हो जाए, फॉल्स आए, मैं इसको ट्रू नहीं चाह रही। ठीक है, तो हम सिंपल वैसे ही करेंगे। मैं यहाँ पे आई, मैंने एक वेरिएबल लिया y के अंदर मैंने स्टोर करा दिया x को। तो अभी भी मैं अगर y को प्रिंट करवाऊंगी तो भी मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर एज इट इज x की वैल्यू रख दी। लेकिन अब मैं ये चाह रही हूं कि जो ये ट्रू है ना इसको ये रिवर्स कर दे, इसको ये मुझे दे दे फॉल्स। तो जब भी आपने किसी भी बुलियन वैल्यू को रिवर्स करना हो ना, यानी ट्रू को फॉल्स करना हो और फॉल्स को ट्रू करना हो, तो आप उसके साथ लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर यूज करते हो। कैसे यूज होगा, सिंपल, ये जो हमारा वेरिएबल है ना इससे पहले आपने लगा देना है नॉट। नॉट एक्स का मतलब क्या है,
कि अब वो कह रहा है कि x के अंदर जो भी बुलियन वैल्यू है ना वो वैसी नहीं रहेगी, वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर यहाँ x के अंदर क्या है, ट्रू है, तो वो क्या क्या कह रहा है ये ऑपरेटर, नो x के अंदर ट्रू नहीं है, मीन्स क्या है, फॉल्स है। तो अब यहाँ चला के देखते हैं, ये देखिए फॉल्स आ गया। अब अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स रखा होता तो ये हमें क्या कहता, कहता भाई x की वैल्यू ना फॉल्स नहीं है, नॉट x, यानी x फॉल्स नहीं है, मीन्स क्या है, ट्रू है। तो सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम समझ रहे हैं कि लॉजिकल नॉट क्या करेगा, हमारे पास रिवर्स कर देगा वैल्यूज को, जो भी बुलियन वैल्यू होगी उसको रिवर्स करके देगा हमें। अगर ट्रू होगा तो उसे फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स होगा उसे ट्रू कर देगा। ठीक है, और जो हमने नेगेटिव साइन वाली चीज पढ़ी, ये क्या है, ये सिंपल हमारे वेरिएबल वैल्यू की साइन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगी, उसका साइन चेंज कर देगी हमारे ऑपरेंड का। ठीक हो गया, तो ये दो चीजें हमने पढ़ी किसके अंदर, अपने यूनरी ऑपरेटर के अंदर हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। सही है, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे और आते हैं तो हमारे पास देखें बाइनरी ऑपरेटर्स आ गए। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेटर्स को पढ़ लेते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या है, लिखा है बाइनरी ऑपरेटर्स वर्क विद टू ऑपरेंड्स, टू वैल्यूज और वेरिएबल्स। ठीक है, दे परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन टू थिंग्स। अभी हमने ऊपर बात की बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे दो वैल्यूज के बीच में काम हो रहा है, दो वेरिएबल्स के बीच में काम हो रहा है। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दो वैल्यूज हैं 5 और 10। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज के बीच में हम सम करवा सकते हैं, दो वैल्यूज के बीच में हम माइनस करवा सकते हैं, दो वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमेशा किस चीज में हो सकते हैं, दो वैल्यूज के दरमियान हो सकते हैं ना। तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं जिनके अंदर दो ऑपरेंड्स यूज होते हैं, दो वैल्यूज, दो वेरिएबल्स यूज होते हैं। ये सारे ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कंपैरिजन जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमारे, ये सब क्या होता है, दो वैल्यूज के बीच में हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स में हमेशा दो वैल्यूज ली जाती हैं। और यूनरी ऑपरेटर्स जो थे हमारे पास दो थे, एक नेगेटिव वाला जिसमें साइन चेंज करनी थी वेरिएबल की, और दूसरा लॉजिकल नॉट। तो वो दोनों हम क्या करते हैं, सिंगल ऑपरेटर के साथ करते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। वेरी सिंपल, यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीजें हमने की हुई है, लिखा हुआ है परफॉर्म बेसिक मैथ ऑपरेशंस। हम करके देख लेते हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये सब भी हमने बहुत अच्छे से डीपली किए हुए हैं, किसमें, टाइपस्क्रिप्ट में, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। उसके बाद लॉजिकल एंड और ऑपरेटर है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सब हम बारी बारी करके यहाँ पे देखेंगे। सही है, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या कह रहा है, कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये आपको पता है कि हमेशा क्या करते थे, हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते थे, और अगर वो कंपैरिजन सही निकलता था तो ट्रू, नहीं होता था तो फॉल्स कर देते थे। इसी तरीके से लॉजिकल एंड और है, इसमें कंबाइन बुलियन वैल्यूज, इसमें भी वही है। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स और परफॉर्म ऑपरेशंस व्हाइल असाइनिंग। सारी चीजें हम अभी एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। ठीक है, जो हमारे पास क्या क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोर डिवीजन भी हमने कल भी पढ़ा था। मेरा ख्याल से क्विज जो हमने पाइथन का किया था आई गेस उसमें था कि मैंने आपको बताया था एक होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन क्या होता है, आप जब 5 को 2 से डिवाइड किया तो पॉइंट में वैल्यू दे देगा। लेकिन अब अगर आपको पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, आप चाहते हो वो भी कन्वर्ट हो जाए, पॉइंट यानी रिमूव हो जाए डेसिमल पार्ट आपकी वैल्यू का, तो सिंपल आप क्या करते हो, फ्लोर डिवीजन करते हो। आप 2 टाइम्स ये लगा दोगे तो ये आपका फ्लोर डिवीजन कहलाएगा और आपकी पॉइंट वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा, डेसिमल पार्ट रिमूव कर देगा। ठीक है, मॉड्यूलस आपको पता है, रिमाइंडर निकालते हैं हम, और एक्सपोनेंशिएशन में क्या होता है ये भी आपको पता है। सब चीजें हम अभी एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। सिंपल है, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ले लिया x। ठीक है, x में हमने ले लिया 2, यहाँ पे मैंने लिया y के अंदर मैंने ले लिया 3। सही है, अब मैं क्या कर रही हूं, मैं लिख रही हूं प्रिंट x प्लस y। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कर रही हूं, सम करवा रही हूं इन दोनों के बीच। सम करवाया मैंने, 5 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं माइनस की बात करूं तो मैं इसको अगर माइनस करती हूं
तो 2 में से तो 3 माइनस नहीं होगा। ठीक है, हम इसको चलाते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। सही है। और अगर हम वैल्यूज को चेंज कर दें, मैं यहाँ पे बड़ी वैल्यू रख दूं, जैसे मैं 5 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से लेके चलते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, 5 में से 2 माइनस हुआ, 3 आ गया। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10। और अगर हम इनको डिवाइड कर दें 5 और 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंपल डिवाइड किया तो 2.5 आ गया। अब मुझे इसका डेसिमल पार्ट रिमूव करना है ना, मैं चाहती हूँ पॉइंट वाली वैल्यू ना आए, तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 टाइम्स लगाऊंगी, फ्लोर डिवीजन करते हैं और ये देखिए मेरे पास सिंपल 2 आ गया, पॉइंट वाला पार्ट हमारा रिमूव हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए हमें परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता है। ये देखिए हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, सिंपल हमारे पास 1 आ गया। और उसके बाद हमारे पास लास्ट रह जाता है एक्सपोनेंशिएशन। उसके लिए हम ये डबल टाइम्स लगाते हैं और इसको चलाते हैं। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे समझाती हूँ, पहले मैं आउटपुट नहीं लेती। जैसे 5 2 ज़ा, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 2 टाइम्स आप 5 को रखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ, मैंने लिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 को 2 टाइम्स रखो ना, तो 5 5 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। अब यहाँ पे मैं अगर आउटपुट चलाऊं तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलना चाहिए 5 5 ज़ा 25। ये देखिए 25 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने बात की मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस में क्या होता है कि देखिए जैसे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कैसे आपको समझाऊं कि हम डिवाइड करते हैं ना किसी चीज को, एक मिनट ओपन करते हैं ताकि आपको चीजें मैं थोड़ा अच्छे से समझा सकूं कि कैसे यहाँ पे हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम, आपने देखा होगा हम अपनी क्लासेस में काम करते थे, बहुत सारे लोगों को मॉड्यूलस नहीं समझ में आता। अब मैंने वहां पे क्या रखा है, यहाँ पे अगर मैं आपको आके दिखाऊं, मॉड्यूलस निकालते टाइम x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, हम x का निकाल रहे हैं मॉड्यूलस y से। ठीक है, तो जिसका हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं। जैसे 5 का मॉड्यूलस निकालना है तो मैं अंदर रखती हूँ, 2 से निकालना है 2 को मैं बाहर रखूंगी। ठीक है, अब हम छोटी क्लासेस में सब हमने किया, मैं बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ। अब हमें पता होता था कि हमने क्या करना है, 2 का टेबल वहां तक पढ़ना है कि हमारी 5 की वैल्यू आ जाए या फिर 5 से कम वैल्यू आ जाए। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 2 3 ज़ा 6 आ रहा है, इस 5 से बड़ा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, या तो 5 लेना है या 5 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 2 ज़ा 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 ले लिया। 4 लेने के बाद रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे देखो हम आए 5 में से 4 माइनस किया हमने, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, जो इसका मॉड्यूलस है 1। ठीक है, अब देखिए 1 तो हम नहीं आता ना, 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, क्योंकि अब ये 1 2 से भी छोटा हो गया। अब अगर मैं 2 1 ज़ा 2 कर दूंगी तो 2 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, इसका जो मॉड्यूलस होता है हमारे पास आ गया इसका 1। ठीक हो गया। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मॉड्यूलस निकालते हैं चीजों का। सही हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 3 का निकालू ना, तो 3 का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब 3 का मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, वैसे ही हमने करना है, 2 के साथ निकालना है। तो अब कैसे होगा कि मैं यही देखूंगी कि 2 के टेबल में 3 कौन से नंबर पे आता है, या फिर 3 नहीं आता तो 3 से छोटी वैल्यू कौन सी आती है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब 2 पे तो 4 आ रहा है, 3 से बड़ा आ रहा है, तो उससे हमें कम चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 1 ज़ा 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब 3 में से मैं 2 को माइनस करूंगी तो मेरे पास सिंपल यहाँ पे 1 बच रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 बच रहा होता है या 2 से बड़ी वैल्यू बच रही होती, तो फिर हम दोबारा से 2 का टेबल चलाते और देखते कि वो वैल्यू किस नंबर पे आ रही है। लेकिन अब ये वैल्यू हमारी इस 2 से छोटी आ गई है, तो इसको हम यहीं स्टॉप कर देंगे और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा, मॉड्यूलस कहलाएगा। ठीक हो गया।
तो इस तरीके से हमने आपको ये एक एग्जाम्पल करके दिखा दी कि किस तरीके से हम यहाँ पे मॉड्यूलस रिमाइंडर निकालते हैं। सही हो गया। अच्छा, वापस आ जाते हैं। ये तो हमने छोटी छोटी एग्जाम्पल करके देख ली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। इसको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है तो फिर हमने टाइप स्क्रिप्ट में ये चीजें कवर की हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हो। क्या लिखा है? यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। ये किस लिए यूज होता है? अच्छा, अब आप देखिएगा कि जो बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं ना हमारे, वो सब क्या है? जो आपस में दो वैल्यूज से काम कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या कर रहे थे? दो वैल्यूज को आपस में सम कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब चीजें दो वैल्यूज के दरमियान हो रही थी। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए कभी भी किसी सिंगल बंदे को भी आप नहीं कंपेयर करते ना, आप दो बंदों को आपस में कंपेयर कर सकते हो, दो कंपनीज को आपस में कंपेयर कर सकते हो, दो चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हो। सिंगल किसी को भी आप खुद से कंपेयर नहीं कर सकते ना कि अलोन कोई चीज है और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। नो, दो चीजें चाहिए होती है हमेशा कंपैरिजन के लिए भी। तो इसके अंदर भी हमें क्या चाहिए होगी? दो वैल्यूज चाहिए होंगी कंपैरिजन के लिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें भी हमने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ी है। इसके अंदर पहली चीज हमारे पास आ जाती है इक्वल। ठीक है, इक्वल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, 5 और 2 हमने दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, अब x में 5 है और y में 2 है। अब मैं इससे कह रही हूँ भाई x जो है ना मेरा बराबर है किसके? y के। सही, मैं उसको क्या कह रही हूँ कि x मेरा बराबर है y के। तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? अगर x की वैल्यू बराबर होगी y की वैल्यू के, बराबर होने का मतलब क्या है कि x में अगर 5 लिखा है तो y में भी 5 लिखा है, y में अगर 2 लिखा हुआ है तो x में भी 2 लिखा हुआ है, यानी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मैं बेसिकली यहाँ पे इसको यही बता रही हूँ कि x और y की वैल्यू भाई बराबर है, सेम लिखी हुई है। तो अगर बराबर होंगी तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? ट्रू। लेकिन अगर बराबर नहीं होंगी तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? फॉल्स। तो चेक करते हैं क्या रिटर्न करता है। फॉल्स। उसने मुझे कहा आप गलत कह रहे हो, x और y की वैल्यू दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको सेम कर देती हूँ तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? ट्रू। बोल रहा है बिल्कुल सही कह रही हो आप, x और y दोनों सेम है हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया? इक्वल को चेक कर लिया। इक्वल के बाद दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल क्या बोलेगा? ये आपको बोलेगा कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ नॉट इक्वल। सारे ऑपरेटर्स आपको याद होने चाहिए, क्या सिंटेक्स है इनका, किस तरीके से, कब दो इक्वल के साइन लगेंगे, कब एक इक्वल का साइन लगेगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिंटेक्स भी पूछा जा सकता है। अब ये वाला जो ऑपरेटर है ये हमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई x और y इक्वल नहीं है। सही है, यानी मैं उसको बता रही हूँ पाइथन को कि भाई x और y की जो वैल्यू है ना वो सेम नहीं है। तो अगर x और y की वैल्यू वाकई में सेम नहीं होगी और मेरी बात सच होगी तो पाइथन मुझे क्या बोलेगा? आप सही बोल रही हो, ट्रू। वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू सेम होंगी और मैं यहाँ पाइथन को बता रही हूँ कि x और y की वैल्यू सेम नहीं है, तो पाइथन मुझे क्या बोलेगा? क्या प्रिंट करके देगा? क्या आउटपुट देगा कि नहीं आप झूठ बोल रही हो, फॉल्स, x और y की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो अभी तो हमारे केस में क्या है? इक्वल नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है? ट्रू। पाइथन कह रहा है आप बिल्कुल सही बोल रही है, एक्स और वाई इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो पाइथन मुझे क्या बोलेगा? भाई आप झूठ बोल रही हैं, एक्स और वाई इक्वल है वहां पे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा वाला भी टास्क परफॉर्म हो गया। बहुत इजी इजी एग्जांपल्स हैं ये, अगर आप खुद से भी करते हैं तो इजीली हो जाएगा। अच्छा, आप ग्रेटर देन और लेस देन पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं चीजों को। एक्स और वाई की वैल्यू है, ठीक है। अब मैं उससे कह रही हूँ, मैं पाइथन को कह रही हूँ भाई एक्स जो है ना वो वाई से बड़ा है। ठीक है, तो अब जब मैं ये यहाँ पे चलाऊंगी ना तो पाइथन क्या करेगा? आउटपुट देने से पहले जाके चेक करेगा कि आया भाई जो आप बात कर रही है वो सही है या नहीं है। तो मैं क्या बता रही हूँ पाइथन को कि x y से बड़ा है, यानी x की वैल्यू y से बड़ी है। तो पाइथन जाके चेक करेगा कि भाई x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। तो वो चेक करेगा कि हाँ भाई ये बंदी बिल्कुल सही बात कर रही है, x y से बड़ा है, तो मुझे क्या रिटर्न करके दे देगा? ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू y से छोटी हो, यानी ये 2 यहाँ पे हो, ठीक है,
और ये 5 यहाँ पे हो। अब मैंने पाइथन को क्या बताया कि x की वैल्यू y से बड़ी है। जब पाइथन चेक करेगा तो पाइथन क्या देखेगा, भाई x में 2 है और y में 5 है। ये उल्टा है, x छोटा है और y बड़ा है। तो पाइथन मुझे क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स। वो मुझे बोलेगा आप गलत बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, फॉल्स बोल रही हैं आप, x की वैल्यू छोटी है y से। सही है, तो अभी हम चला के देखते हैं। गलत कमांड चला दी हमने। ये देखिए उसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसने कहा आप मुझे बता रही थी कि x की वैल्यू y से बड़ी है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला x की वैल्यू y से छोटी है। सही है, और अगर मैं अपनी बात सच करवा दूं कि x की वैल्यू y से बड़ी है तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से अगर लेस देन की बात करें तो लेस देन भी सेम काम करेगा कि मैं पाइथन को बोल रही हूँ कि x की वैल्यू छोटी है y से, तो पाइथन क्या करेगा, जाके चेक करेगा। जब वो चेक करेगा तो उसको पता चलेगा भाई ये बंदी गलत बात कर रही है, x की वैल्यू तो बड़ी है। तो मुझे क्या कर देगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। मुझे बोलेगा नहीं भाई आप गलत बोल रही हो, x की वैल्यू छोटी नहीं है, y से बड़ी है। और अगर मैं इसका ऑपोजिट कर दूं तो वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करेगा। ग्रेटर देन लेस देन कर दिया। इसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि मैं उसको बोल रही हूँ भाई x जो है ना वो बड़ा है या फिर बराबर है y के। ठीक है, बड़ा और बराबर, बड़ा होने की तो बात समझ आ गई कि सिंपल पता चल रहा है कि भाई x के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है ना वो y से बड़ी है। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि मैं बोल रही हूँ x की वैल्यू या तो बड़ी है y से या फिर y के बराबर है। बराबर होने की बात क्या है, सिंपल है कि जो चीज x के अंदर लिखी है वही चीज y के अंदर लिखी है। अब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो जाती है, या तो x y से बड़ा हो तब भी मुझे पाइथन ट्रू रिटर्न कर देगा, या फिर x y के बराबर हो तब भी पाइथन मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अभी क्या हो रहा है इस कंडीशन में हमारे पास, मैंने पाइथन को बोला भाई या तो x पाइथन से y से बड़ा है या फिर y के बराबर है। तो अब पाइथन क्या करेगा, जाके चेक करेगा तो उसको पता चलेगा भाई कि x और y बराबर तो नहीं है। दूसरी चीज वो चेक करेगा कि आया x y से बड़ा है या नहीं है। जब उसने चेक किया तो उसको पता चला कि हाँ भाई x y से बड़ा है। तो दोनों में से एक कंडीशन मेरी मैच हो गई तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। और इसी तरीके से अगर मेरा x और y बराबर होता तो भी ये मुझे क्या करता, ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि मेरी दो बातों में से कोई भी एक बात अगर मैच कर जाएगी तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मेरी दोनों में से कोई एक बात भी मैच नहीं करेगी तो मुझे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने उसको कहा कि x या तो बड़ा है y से या फिर y के बराबर है। पाइथन जाके चेक करेगा तो पहले तो उसको पता चल जाएगा कि x y से बड़ा नहीं है, छोटा है। फिर वो चेक करेगा कि आया दोनों बराबर हैं या नहीं है। जब उसने चेक किया तो उसको पता चला कि ना ही x y से बड़ा है और ना ही x y के बराबर है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू की एग्जाम्पल देखी थी। सेम इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू की एग्जाम्पल भी है। मुझे लगता है अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इतना तो समझ में आता ही होगा। सही है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखनी। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं हम। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड में क्या होता है हमारे पास, लॉजिकल एंड जो है ना हमारे पास ऑपरेटर, वो क्या करता है, उसके अंदर हमें दो कंडीशंस देनी पड़ती है। ठीक है, अब दो कंडीशंस जो दिए ना वो दोनों हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। सही, अब यहाँ पे दो तरह की एग्जांपल्स दिए हैं। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अब ये देखिए दो कंडीशंस हमने दिए, एक में 5 ग्रेटर देन 3 और 10 ग्रेटर देन 5 लिखा है। तो अब इन दोनों को ट्रू होना चाहिए। अब जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। हमें पता है अगर हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो हमें पाइथन क्या बोलेगा, ट्रू रिटर्न करेगा कि बिल्कुल सही है, 5 ग्रेटर देन 3 है। इसी तरीके से 10 ग्रेटर देन 5 ये भी ट्रू है। तो क्या है कि एंड के लेफ्ट राइट साइड पे जो दो कंडीशंस होंगी हमारी, वो दोनों क्या होनी चाहिए, वो दोनों कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि उनका आउटपुट ट्रू आ रहा हो। सही है, अगर दोनों कंडीशंस सही होंगी हमारी तो ही हमें ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करके देगा।
अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन, राइट वाली या लेफ्ट वाली, कोई एक भी कंडीशन ऐसी हुई जो गलत हुई, जो फॉल्स रिटर्न कर रही हुई, तो हमारा ये लॉजिकल एंड वाला ऑपरेटर भी हमें क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। बेसिकली एंड का मकसद ये है कि एंड, आपने देखा है हम पेपर भी कर रहे होते हैं तो हमारे पास, जब हम 9 मैट्रिक के भी पेपर करते थे ना, तो यही होता था, हमारे पास ऐसे और एप्लीकेशन में चॉइस आती थी ना, तो उसमें क्या होता था कि, सॉरी, एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस आती थी हमारे पास, तो उसमें क्या होता था कि या तो आप एप्लीकेशन करें और फिर बीच में लिखा होता था और के बाद लेटर लिखा होता था। तो और का मकसद क्या होता है कि दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर जो है ना हमारा, उसका मकसद ये है कि या तो आपकी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो या आपकी दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। दोनों ट्रू हैं तो भी मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तब भी आपको लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। यानी और का मकसद ही ये है कि चॉइस दे दी है उसने कि पहली कंडीशन ट्रू हो या दूसरी कंडीशन ट्रू हो, लेकिन ये लाजमी है कि लॉजिकल और ऑपरेटर में दोनों में से, जो लेफ्ट राइट पे दो कंडीशन लिखी है आपने, दोनों में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी है, तभी लॉजिकल और ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों ही फॉल्स होंगी तो ये भी आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। और लॉजिकल एंड का मकसद क्या है, एंड का मकसद ये हो जाता है कि आपको ये भी करना है और ये भी करना है। तो एंड जहां पे आ जाएगा ना, तो समझ जाइएगा कि आपकी दोनों कंडीशन, लेफ्ट राइट वाली, दोनों ट्रू होना लाजमी है, तभी लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो ये आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। सही है। तो आई होप यहां तक आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एंड और का। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, मैं यहाँ से आती हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसको सिंपल ही रखती हूँ, जैसे वहां पे हमें दी हुई है एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 ग्रेटर देन 2। सही है, लॉजिकल एंड का ऑपरेटर यूज किया हमने, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2। सही है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा 5 ग्रेटर देन 2 हमारे पास क्या है, सही है। 5 क्या है, हम सही बात कर रहे हैं ना, 5 2 से बड़ा है। उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया, उसके बाद हमने लिखा है 3 ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब मैंने जो दोनों कंडीशंस लगाई हैं लेफ्ट राइट साइड पे, वो मेरे पास क्या है, ट्रू है। तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। सही है, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं मेरे पास। सही है। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, उसके लिए लाजमी है कि आपकी जो दोनों कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, तभी ये आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन आप फॉल्स कर देते हो, जैसे मैंने लिखा 3 ग्रेटर देन 5, सही है। अब क्या हो रहा है, पहली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। मैंने लिखा 3 ग्रेटर देन 5, जो कि क्या है, फॉल्स है, 3 5 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से एक कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। और जब गलत हो गई तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का तो काम ही यही है, उससे साफ साफ कहा हुआ है कि दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी मैं ट्रू रिटर्न नहीं करूंगा। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, फॉल्स रिटर्न करूंगा। सही है। उसके बाद एक कंडीशन हम और लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों को ही क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। सही है, ताकि आपको आइडिया हो कि हमारे पास ये किस तरीके से काम करेगा। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब भी हमें क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करके देगा। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं। ये देखिए, पहले वाले में उसने क्या किया, ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या किया, दोनों कंडीशंस ट्रू रखी। दूसरे में उसने क्या किया, हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई दोनों का ट्रू होना जरूरी है, लेकिन इसमें क्या था, एक ट्रू थी एक फॉल्स थी। तीसरे में भी उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों,
क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, लॉजिकल एंड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही फॉल्स हैं, तो भी उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें और ऑपरेटर की, तो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, और लगा देते हैं। सही है, और ऑपरेटर लगा दिया। अब और ऑपरेटर में क्या होता है, मैंने क्या कहा, आपके पास चॉइस है कि या तो पहली वाली सही हो जाए या दूसरी वाली सही हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो पहली कंडीशन है उसमें क्या है, पहली वाली कंडीशन भी सही है, दूसरी वाली भी सही है, दोनों सही है, तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, पहली वाली कंडीशन तो ट्रू है हमारे पास, 5 2 से बड़ा है, लेकिन जो मैंने दूसरी कंडीशन लगाई है वो क्या है, फॉल्स है। मैंने लिखा है 3 5 से बड़ा है, लेकिन ये गलत बात है, 3 5 से बड़ा नहीं है। तो इस सेकंड वाले पे और ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स या ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि और ऑपरेटर में हमारे पास चॉइस है, वो कहता है भाई कि दोनों में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी है, आप दोनों में से किसी भी एक को ट्रू कर दो, मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। सही है, अच्छा एक इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक हो गया। तीसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हमने पहली कंडीशन फॉल्स रखी है, 5 लेस देन 2 है, जो कि गलत बात है, 5 तो 2 से बड़ा है। और दूसरी कंडीशन जो है उसको भी हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं कि 3 5 से बड़ा है, जबकि 3 क्या है, 5 से छोटा है। तो अब हमने तीनों कंडीशंस रख ली हैं, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, इसमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। क्यों, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है और ऑपरेटर की कि भाई दो कंडीशंस होती हैं, दो में से या तो आप कोई भी एक फॉल्स कर दो और एक ट्रू कर दो, मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा, यानी कोई भी एक ट्रू कर दी आपने तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, हमने दोनों को फॉल्स कर दिया, तो वो भी क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। हम चल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पहले में ट्रू कर दिया उसने, दूसरे में भी ट्रू कर दिया, और तीसरे में उसने हमें क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया है। सही हो गया। तो यहाँ पे हमने और ऑपरेटर भी कर लिया, और फिर हमारे पास आ जाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने यूनरी ऑपरेटर में पढ़ा था नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। ठीक है, जो क्या करता है, रिवर्सेस अ बूलियन वैल्यू। तो ये सेम वैसे ही काम करेगा यहाँ पे भी। कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर सेम वैसे ही काम करने वाला है जैसे ऊपर किया था। सही है, तो एक एग्जाम्पल चले मैं करके दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको। हमने लिखा प्रिंट, ठीक है, और मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन 3 है। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट चला के देखूं तो ये कंडीशन मेरे पास ट्रू है, लेकिन मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, नॉट, मैंने लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर लगा दिया इसके आगे, और अब मैं चलाऊंगी। इसका मकसद क्या है कि मैं कह रही हूं कि 5 ग्रेटर देन 3 है, जो कि सही बात है, लेकिन मैंने उससे पहले लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर लगा दिया। इसका मतलब क्या है, मैं कह रही हूं 5 3 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो क्या रिटर्न कर दो, जो सही कंडीशन थी हमारी ट्रू रिटर्न करने वाली, हमने उसको नॉट लगा के रिवर्स कर दिया, यानी ट्रू की जगह आप हमें क्या कर दो, फॉल्स दे दो। ठीक है, और अगर ये फॉल्स होता, फॉल्स कंडीशन होती मेरी, तो उसको रिवर्स करके क्या कर देता, ट्रू कर देता। सही है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने ऑपरेटर्स देख लिए, कौन से वाले, लॉजिकल ऑपरेटर्स। सही है, इसकी कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी दी हुई हैं, दो वेरिएबल्स के साथ भी आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास क्या करते हैं, सिंपल है, ये सब हमने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है, बहुत ईजी है। हम वैल्यूज असाइन करते हैं, किसको, वेरिएबल्स को अपने। ठीक है, तो पहला तो देखिए बहुत ईजी है, जो हम हर बार जितनी भी कोडिंग करते आए, जितनी भी चीजें, चाहे पाइथन पढ़ रहे, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, सब में हम इसी तरीके से वैल्यू असाइन करते हैं अपने वेरिएबल को। बहुत सिंपल सा तरीका है, तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। मैंने लिखा एक्स, एक्स को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5 की। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया अपना, सॉरी, एक्स प्रिंट करवा दिया। इसको हम चलाएंगे तो हमें आउटपुट दे देगा 5, यानी एक्स की वैल्यू हमने असाइन कर दी उसको 5। ठीक है, तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल का साइन। पहली वाली एग्जांपल तो हमने यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, हमने एक्स को वैल्यू दे दी थी 5। अब क्या करेंगे, अब ये पहला हमने अपना असाइनमेंट ऑपरेटर देखा इक्वल का। अब प्लस इक्वल टू, यानी हम क्या कर रहे हैं, मेरा जो एक्स का वेरिएबल है ना,
उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मेरी x की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें 5 असाइन कर चुके हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ, कौन से, प्लस इक्वल टू, ठीक है। प्लस इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2, सही है। अब इसका मतलब क्या है, अब आपने इसको समझना है। x हम पहले बना चुके हैं, x के अंदर, x के वेरिएबल के अंदर हम 5 असाइन कर चुके हैं, वैल्यू है ना हमारा x हो गया 5, ठीक हो गया। यहां तक हमारा x क्या है, 5 है, सही हो गया। अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं x के अंदर वैल्यू असाइन कर रही हूं, अभी इस प्लस को आपने इग्नोर कर देना, ठीक है। अब इस x के अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रही हूं, इक्वल का साइन लगा के, क्या, 2, ठीक है, 2 असाइन कर रही हूं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई x की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। अगर हम इस प्लस को हटा दें तो इस बात से क्या समझ आ रहा है आपको कि x की वैल्यू किसके बराबर हो गई है, 2 के, यानी x को हमने वैल्यू दे दी 2। लेकिन यहाँ पे इक्वल के साइन से पहले प्लस का साइन भी लगा हुआ है। इस प्लस के साइन का मतलब क्या है, इस प्लस के साइन का मतलब ये है कि ये जो x है ना, इसकी पुरानी वैल्यू है 5, ठीक है। उसके अंदर हम अब प्लस इक्वल टू कर रहे हैं 2, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो पहले वाला x है उसको हम क्या कर रहे हैं, सम करके 2 से बराबर कर रहे हैं x के। यानी इन शॉर्ट ये हो रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास 5 है इस पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बाद हम उसके अंदर सम करवा रहे हैं 2 को, और 2 को सम करवाने के बाद हम x की वैल्यू बराबर कर देंगे 7 के। तो यहाँ पे 5 के अंदर जब आपके पास 2 सम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब इस पॉइंट पे अगर हम प्रिंट करके देखें तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो इसको आसान तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमने असाइन की x को वैल्यू 5, अब x हमारे पास क्या बन गया है, 5 बन गया है, सही है। x बराबर है 5 के। अब ये जो x लिया हुआ है ना, इसका मतलब है यहाँ पे हमने 5 लिया हुआ है। और अब हम प्लस इक्वल टू का मतलब सिंपल ये है कि हम उसके अंदर प्लस करवा रहे हैं, इस 5 के अंदर सम करवा रहे हैं हम 2 को। तो जब हमने सम करवाया तो क्या बन गया, 7 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हमारे पास जैसे प्लस ने काम किया इसी तरीके से सेम हमारे पास माइनस भी काम करेगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले मैं कमेंट कर देती हूँ, सही है। अब हम क्या करते हैं, मैं x लेती हूँ, सही है। और फिर वही बात, अगर मैं डायरेक्ट कोई वैल्यू यहाँ पे दे दूंगी ना, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू पहले 5 थी, अब मैंने x की वैल्यू 1 कर दी है, x मेरा 1 के बराबर हो गया, सही है। नॉर्मल अगर हम ये वाला इक्वल का साइन लगा के काम करते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है। लेकिन जब इसके साथ हम कोई प्लस या फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। हम अपनी पुरानी जो x की वैल्यू है उसके अंदर नया नंबर ऐड या माइनस करवा के x की न्यू वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब हम माइनस वाले को देख रहे हैं, इसको मैंने कमेंट आउट किसी और वजह से किया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए, वैसे एग्जाम्पल को समझिएगा आप कि x हमारा बराबर है किसके, 5 के, ठीक है। तो यहाँ समझिए 5 लिखा हुआ है। अब उसके बाद इस माइनस को आपने देखना है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, और यहाँ पे 1 है, यानी 5 में से आप क्या कर दो, -1 कर दो। तो सबसे पहले तो आपने 5 में से -1 किया, तो वो आपका क्या बन गया, 4 बन गया। अब 4 बनने के बाद क्या हो रहा है, इक्वल कर दो उसके, इसको x के, यानी कर दो, पहले x की वैल्यू 5 थी, फिर क्या हुआ, इस x में से हमने, यानी इस 5 में से हमने -1 किया, हमारे पास 4 रह गया। तो उस 4 को अब आप असाइन कर दो x की वैल्यू के तौर पे, ठीक है। अब 4 x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो अगर मैं अब प्रिंट करवाऊंगी ना अपने x को, तो आप देखिएगा मुझे 4 रिटर्न करके देगा, सही है। आई होप समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। लेकिन अगर इस वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देती हूँ, इस पॉइंट पे तो 4 बन रही थी वैल्यू, लेकिन अभी हटा देते हैं, इसको हम अनकॉमेंट करते हैं, सही है। लेकिन अब अगर इसको भी मैं ले आऊं बीच में, तो पहले देखें x की वैल्यू 5 थी, इस पॉइंट तक हमने क्या किया, x की वैल्यू 5 थी, 5 में हमने 2 ऐड करवाया, 7 बन गया, और उस 7 को हमने असाइन करा दिया x की वैल्यू के तौर पे। तो अब x की वैल्यू क्या बन गई है, 7 बन गई है, ठीक है। अब हम जो भी आगे इस लाइन से आगे जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे उसमें x की वैल्यू क्या होगी,
7 होगी। पहले मैंने इसको इसलिए कमेंट किया हुआ था ताकि ये हमारे पास ना आए, तो हमारे पास तब तक x की वैल्यू 5 आ रही थी, लेकिन अब मैंने इसको अनकमेंट कर दिया है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू क्या बन चुकी है, 7 बन चुकी है। तो अब इससे आगे हम जो भी x के टास्क परफॉर्म करेंगे ना वो 7 की बेसिस पे ही करेंगे, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू क्या है, 7 है। 7 में से आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। क्या माइनस कर रहे हो, 1 माइनस कर रहे हो। तो आपके पास क्या बचता है, 7 में से 1 माइनस करने के बाद 6 बचता है। उस 6 को आप क्या कर रहे हो, असाइन करवा रहे हो किसमें, इस x में। तो अब इस पॉइंट पे लाइन नंबर 3 में x की वैल्यू क्या बन चुकी है, हमारे पास 6 बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊं तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और फ्लोर डिवीजन है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। इसको हम यहीं से कंटिन्यू रखते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। डायरेक्ट करके दिखाऊंगी तो समझ आ ही जाएगा। जैसे यहाँ प्लस किया था, माइनस भी कर देती, डिवाइड भी कर देती, मल्टीप्लाई भी कर देती, लेकिन मैं सारे टास्क साथ परफॉर्म करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि वैल्यू चेंज होती जा रही है एक्स की हमारे पास। अब दोबारा से मैंने एक्स लिया। इस एक्स का मकसद क्या है, ये x किसके बराबर है, अभी 6 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इस 6 को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, छोटा नंबर रखते हैं 2 से। अब क्या हो गया, यहाँ पे समझिए ये x नहीं 6 है, उसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, 2 से। तो 6 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। 12 आ जाएगा। उस 12 को हम क्या करवा रहे हैं, असाइन करवा रहे हैं किसमें, इस x में। तो इस पॉइंट पे लाइन नंबर 4 पे हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई है, 12 हो गई है। चला के देख लेते हैं इसको। ये देखिए 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से डिवाइड करने की बात करें तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। वैसे ही हम इसको डिवाइड करवा देते हैं किससे, 3 से, सही है। और इस पॉइंट पे जब आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करवाओगे 12 को, तो 3 के टेबल में 12 कब आता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 12 है। 12 को हम डिवाइड करवा रहे हैं किससे, 3 से। 3 से जब डिवाइड कराएंगे हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, और इस आंसर को हम असाइन करवा देंगे किसमें, इस x में। तो लाइन नंबर 5 में हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.0 आ जाएगी, ठीक है। और अगर इसको आप फ्लोर डिवीजन में लेके जाओ, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दो इसकी। जैसे मैंने 4 दे दी, तो ये देखिए 1.00 आ गया, सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये सारे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी असाइनमेंट ऑपरेटर की जो हमने यहाँ पे करके देख ली। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यूज टू कंपेयर मेमोरी लोकेशंस। अब मेमोरी लोकेशंस के नाम से सुन के कुछ याद आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कल की ही जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसके अंदर हमने आईडी फंक्शंस पढ़े थे, जो हमें क्या बताते हैं, हमारी जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो हमने वैल्यू दी होती है उनकी मेमोरी लोकेशन हमें बताते हैं, ठीक है, उसकी आईडी बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहली चीज क्या है, हमारे पास इज ऑपरेटर है, ठीक है। तो इज ऑपरेटर को, जिसमें हमने पढ़ा था एक्स इज वाई, तो मैंने आपको बताया था एक्स इज वाई का मतलब क्या होता है, ये क्या कंपेयर करता है, मेमोरी लोकेशन को चेक करता है, दो वेरिएबल्स की, दो वैल्यूज की, क्या आया इन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है। अगर सेम होती है तो वो क्या रिटर्न कर देता है, ट्रू रिटर्न कर देता है। अगर सेम नहीं होती है तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन वो सेम होगी नहीं होगी, कब नहीं होगी, वो सारी एक डिटेल में चीजें, म्यूटेबल इम्यूटेबल को कंसीडर करके वो सारी चीजें होती हैं। तो वो कल की वीडियो में मैंने डिटेल में आपको वो सारी चीजें बताई हैं। तो अगर आपको ये वाला ऑपरेटर समझना है ना, तो आपने, मैंने इस ऑपरेटर वहां पे समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये वाली इसको समझने के लिए आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। मेरा ख्याल से कल जो पार्ट 2 अपलोड हुआ है उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की है। तो आप इस वाले ऑपरेटर को समझने के लिए आपको कल वाली वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। और अगर इज नॉट की बात करें तो जो काम एक्स इज ये कर रहा है, इज ऑपरेटर कर रहा है, उसका उल्टा काम हमारे पास एक्स इज नॉट करेगा, ठीक है, यानी इज नॉट ऑपरेटर करेगा।
कैसे, क्या कह रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव द सेम मेमोरी लोकेशन। ये क्या कर रहा था, ये चेक करता था कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और इज नॉट क्या करेगा, ये चेक करेगा कि दोनों की मेमोरी सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सेम होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको लिखने का सिंटेक्स सिंपल है, ये इस तरीके से, जैसे हम एक्स इज वाई लिखते थे, यहाँ पे सिर्फ आपने इसके बाद नॉट लगा देना है, सिंपल सिंटेक्स है। तो कल की वीडियो आप देखेंगे तो ये ऑपरेटर आपको इस वाला तो आपको समझ में आ जाएगा, और जब इस समझ आ जाएगा तो इस नॉट तो बहुत ईजी है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 नंबर पे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या है, कह रहा है यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज इन अ सीक्वेंस। ठीक है, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी एटसेट्रा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये क्या चेक करता है, हमारे पास जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ये हमारे पास चेक करता है कि हमारे पास हमने कोई भी लिस्ट बनाई है, टपल बनाया है, कुछ भी किया है, जो हमारे पास एक डेटा है जो हमारे पास एक डेटा है उसके अंदर वो वैल्यू जो हम चेक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रूट्स की लिस्ट है, उस फ्रूट्स की लिस्ट में हमारे पास एप्पल है, हमारे पास बनाना है, स्ट्रॉबेरी है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस लिस्ट में हमारे पास स्ट्रॉबेरी है या नहीं है, तो हम इन ऑपरेटर का यूज करके चेक करेंगे कि हमारी इस लिस्ट में स्ट्रॉबेरी है या नहीं है। अगर स्ट्रॉबेरी होगी तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर स्ट्रॉबेरी नहीं होगी तो हमें क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इसी तरीके से जो नॉट इन वाला ऑपरेटर है वो इसका उल्टा करेगा, क्या लिखा है, रिटर्न्स ट्रू इफ वैल्यू इज नॉट इन द सीक्वेंस। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास एप्पल और बनाना रखा हुआ है, और मैं क्या चेक कर रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ नॉट इन का यूज करके, मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरी इस लिस्ट के अंदर स्ट्रॉबेरी नहीं है, जो कि वाकई नहीं है, सिर्फ एप्पल और बनाना है मेरी लिस्ट में। तो वो मुझे क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा कि आप बिल्कुल सही कह रही हो, आपकी इस लिस्ट के अंदर स्ट्रॉबेरी नहीं है। ठीक है, और अगर गलती से स्ट्रॉबेरी निकल आती है और मैं नॉट इन का यूज करके नीचे लिख रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी नहीं है उस लिस्ट में, और पाइथन जब लिस्ट में जाके चेक करेगा और स्ट्रॉबेरी निकल आएगी तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा, वो बोलेगा आप गलत बोल रही हो, स्ट्रॉबेरी मौजूद है लिस्ट के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ से यही वाली एग्जाम्पल एक उठा लेती हूँ, सही है, और यहाँ पे आते हैं, हम इसको क्लियर करते हैं, डेटा को, इसको पेस्ट किया मैंने, यहाँ से भी हम क्लियर करते हैं। सही है, अब ये देखिए मैंने एक लिस्ट बना ली। सही है, लिस्ट बनाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके अंदर चेक करना चाह रही हूँ, मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं क्या कह रही हूँ, मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मेरी इस लिस्ट के अंदर कोई नंबर है या नहीं। अब इन नंबर में से मैं कोई भी नंबर उठा लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मुझे 3 का मालूम करना है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ 3 इन माई लिस्ट। ठीक है, मैं कह रही हूं, यहां पे मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं 3 नंबर जो है ना मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद है। सही है, तो अब पाइथन क्या करेगा, प्रिंट देने से पहले, रिजल्ट देने से पहले जाके लिस्ट में चेक करेगा। अब वो जब चेक करेगा ना तो उसको अगर 3 मिल गया लिस्ट के अंदर तो वो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कर देगा। देखिए उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। पाइथन ने क्या बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका जो वेरिएबल है, लिस्ट है माई लिस्ट के नाम से, उसके अंदर 3 मौजूद है। तो उसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 13, सही है, मैं कह रही हूँ 13 नंबर मेरी लिस्ट वाले वेरिएबल के अंदर मौजूद है, तो पाइथन आउटपुट देने से पहले क्या करेगा, जाएगा लिस्ट को चेक करेगा। जब वो चेक करेगा तो उसको 13 तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो वो मुझे क्या रिजल्ट देगा, वो मुझे बोलेगा फॉल्स, बोलेगा आप गलत कह रही हैं, आपकी इस लिस्ट के अंदर 13 नंबर कहीं भी नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इनका काम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनका काम है। और नॉट इन क्या है, हमारे पास नॉट इन कैसे काम करेगा, नॉट इन हमारे पास सिंपल ये काम करेगा कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका उल्टा करेगा। जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 13 इन, नॉट इन, नॉट इन, ये सिंपल सिंटेक्स है, नॉट लग जाएगा। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ 13 नंबर मेरी इस लिस्ट वाले वेरिएबल के अंदर मौजूद नहीं है। तो पाइथन क्या करेगा, रिजल्ट देने से पहले जाएगा लिस्ट के अंदर चेक करेगा, उसको 13 कहीं नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या बोलेगा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ट्रू
आपकी इस लिस्ट के अंदर 13 नंबर कहीं भी मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नंबर दे देती हूँ नॉट इन में, जो कि मेरी लिस्ट में मौजूद है, नॉट इन का मकसद क्या है कि मैं कह रही हूँ ये नंबर मेरी लिस्ट में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर वाकई वो लिस्ट में मौजूद नहीं होगा तो मैं सही कह रही हूँ, लेकिन अगर वो नंबर लिस्ट में मौजूद हुआ तो मैं गलत कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 नॉट इन माई लिस्ट, यानी मेरा ये जो वेरिएबल है माई लिस्ट के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर 3 नंबर मौजूद नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका रिजल्ट लेना चाह रही हूँ, रिजल्ट लेना चाहूंगी तो पाइथन सबसे पहले जाएगा, चेक करेगा इस लिस्ट को। जब वो चेक करेगा तो वो देखेगा भाई 3 नंबर तो मौजूद है, तो बोलेगा भाई ये बंदी गलत बात कर रही है कि 3 मौजूद नहीं है, जबकि 3 मौजूद है। तो वो मुझे क्या बोल देगा कि आप गलत बोल रही हैं, वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा कि आप गलत बोल रही हैं कि 3 आपकी लिस्ट में मौजूद नहीं है, जबकि मैंने चेक किया है तो मुझे 3 वहां पे मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा काम है किसका, हमने जो पढ़ा अभी मेंबरशिप ऑपरेटर्स का, सही है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए पाइथन के कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं बहुत सारे। अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए तो भी आपको मिल गए होंगे, और अभी हम इतना पढ़ रहे हैं उसमें भी हमें ये सारे कीवर्ड्स क्या है वहां पे मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें फॉल्स का कीवर्ड है, हमें पता है कि यहाँ पे फॉल्स किस तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर के साथ। नन की टाइप देखी हमने, ट्रू हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया, एज का यूज किया है हमने। एसिंग का वेट अभी हमने नहीं देखा है, क्लास में तो देखा है, यहाँ प्रैक्टिस में नहीं देखा है, देखेंगे इंशाल्लाह। डेफ हमने देखा था, फंक्शन के लिए यूज होता है। डेल का यूज हम किस तरीके से करते हैं, वेरिएबल डिलीट करने के लिए, वो अभी हम लास्ट में देखेंगे इसी वीडियो में। एलिफ का यूज हम देख चुके हैं कि हम एल्स इफ की जगह पाइथन में एलिफ यूज होता है। तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे हम यूज कर चुके हैं अभी तक। फिर आ जाते हैं पाइथन में वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखें रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, मैंने आपसे कहा था ना नेमिंग कन्वेंशन की बात की थी, तो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स कि आप किस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। टू यूज वेरिएबल्स इफेक्टिवली वी मस्ट फॉलो पाइथन्स नेमिंग रूल्स, ठीक है। तो इन चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। देखें वेरिएबल नेम्स कैन ओनली कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीजें आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम बनाते टाइम, इसके अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, वही वाले रूल्स हैं जो हमारे टाइप स्क्रिप्ट में थे कि आप वेरिएबल नेम जब भी बनाओ आप उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव होना चाहिए। देखिए इस तरीके से आपने बनाने, डिफरेंट होने चाहिए। अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे आप पाइथन कीवर्ड्स का मतलब ये है कि जो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए इन्होंने, ठीक है, ये देखिए जो कीवर्ड्स बताए ना ऊपर, जो अभी मैं आपको यहाँ दिखा रही थी, ये वाले कीवर्ड्स, ये पाइथन के कुछ कीवर्ड्स हैं मेन। इन नेम से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल नहीं बना सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास डेफ हो गया, हमारे पास इफ हो गया, एलिफ हो गया, तो इन सब चीजों से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल नेम नहीं रख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर, एल्स, इफ, कुछ भी ऐसा जो वेरिएबल नेम्स है उनका सॉरी जो कीवर्ड्स हैं उनसे आप वेरिएबल नेम्स नहीं रख सकते हो, ठीक है। वैलिड वेरिएबल नेम्स उन्होंने यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया, आप इस तरीके से बना सकते हो वेरिएबल नेम, इस तरीके से बना सकते हो अंडरस्कोर के साथ, इस तरीके से बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो। और ये इनवैलिड वेरिएबल नेम्स है, ये देखिए डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। आपने इसके अंदर ये लगा दिया तो भी ये गलत हो गया, माइनस का साइन नहीं आना चाहिए इसके अंदर, हमें क्या लगाना है, अंडरस्कोर लगाना है। अंडरस्कोर हमारे पास ये होता है, सही है। और उसके अलावा क्लास का कीवर्ड भी हमने नहीं लगाना है, सही है। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा है ना, यूजेस आर रिजर्व्ड कीवर्ड, जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जो पाइथन में यूज होते हैं वो आप नहीं यूज कर सकते। तो क्लास भी एक कीवर्ड है पाइथन का, जो यहाँ हम वेरिएबल नेम के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें एरर दे देगा। डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन, देखिए नेमिंग कन्वेंशन हमारे पास वही आ गई जैसे हम करते थे। पास्कल केस आ गया हमारे पास, कैमल केस आ गया, स्नैक केस आ गया, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं, आप यहाँ से सारे देख सकते हो, इन सब केसेस को आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ उन्होंने आपको स्पेशल नेमिंग केसेस भी बताए हुए हैं कि जैसे जर्नल यूज के लिए नॉर्मली आप कोई रेगुलर वेरिएबल बना रहे हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप कोई कांस्टेंट वेरिएबल बना रहे हैं, कांस्टेंट मीन जो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, कुछ इस टाइप की चीजें, तो उनको आप इस तरीके से बना सकते हो अपर केस में, ठीक है। और क्लास नेम आपने बनाना है तो आप इस केस में बना सकते हो, ठीक है।
और इंटरनल यूज के लिए आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो इस तरीके से बना सकते हो। मतलब ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आप यहाँ से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस समरी ऑफ नेमिंग कन्वेंशंस भी दी हुई है, ठीक है। यहाँ देखो जैसे लिखा है स्नैक केस। स्नैक केस आप किस लिए यूज कर सकते हो, वेरिएबल्स और फंक्शंस बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। उसकी एग्जांपल दी है। स्नैक के केस कैसे होता है, ऐसे होता है कि आप स्मॉल लेटर्स में दोनों नेम लिखो और बीच में अंडरस्कोर लगा दो, सही है। कैमल केस कह रहा है क्लासेस जब आप बनाते हो, कोई भी क्लास आप बनाने जाओ तो उसके लिए आप कैमल केस का यूज करो, ठीक है। तो बेस्ट वे ये कि आप ये समरी देख लेना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ इन्होंने बता भी दिया है कि किस किस चीज के लिए आप कौन कौन से केसेस को यूज कर सकते हो। अपर केस कह रहा है कांस्टेंट के लिए, जैसे अभी मैंने बताया कोई बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए आप कोई भी अगर वेरिएबल बना रहे हो जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, अपर केस का यूज करो। इस तरीके से आप अपर केस से वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, सिंगल अंडरस्कोर की बात करें तो कह रहा है प्राइवेट वेरिएबल के लिए आप बना सकते हो। ये पूरी एक समरी दी है, इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट चीज हमारे पास है डिलीट। जो है ये हमारे पास क्या करता है, बेसिकली कोई भी हमारा वेरिएबल है ना जिसको हमने क्या करना है, डिलीट करवाना है। हम चाहते हैं कि हट जाए हमारी, मतलब जो मेमोरी है उससे ये रिमूव हो जाए, हम इसको दोबारा एक्सेस ना कर सकें, तो उसके लिए हम डिलीट का यूज करते हैं, डेल का कीवर्ड यूज करते हैं। किस तरीके से हम इस पे काम करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा बस एंड हो चुका है, सही है। अब इसकी हम डिलीट की कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हमारी ये जो स्टेप 03 था ये कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर स्टेप 4 पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे हम वेरिएबल पे आ जाते हैं। मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ और यहाँ से हम इसका डेटा क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया x और मैंने इसकी वैल्यू रखी 10, सही है। इसको नॉर्मली हम प्रिंट करते हैं तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, करके देख लेते हैं भाई। हमने x प्रिंट करवाया, ये हमें आउटपुट दे देगा 10, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो 10 है ना मेरे पास, ये जो वेरिएबल है ये डिलीट हो जाए, ठीक है। ये ना पूरा वेरिएबल ही मैं यहाँ से उड़ाना चाह रही हूँ x को, कि ये मेरी मेमोरी से ही डिलीट हो जाए, इसका नामो निशान मिट जाए, ताकि मैं इसको दोबारा एक्सेस ना कर सकूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल एक कीवर्ड आता है डेल, जिसका मतलब है डिलीट। किसी भी वेरिएबल को आपने डिलीट करना, आपने सिंपल लिखना है DEL और उसके आगे उस वेरिएबल का नाम लिख देना है, दैट्स इट। इसका मकसद क्या हो गया कि आपका जो वेरिएबल था ना वो क्या है, डिलीट कर दिया आपने, ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके आप लिखते हो प्रिंट x, तो ये हमें कोई आउटपुट नहीं देगा। पहले मैं इसको यहाँ से हटा दूं ये वाले प्रिंट x को, क्योंकि ये तो आउटपुट देगा, इस पॉइंट पे तो हमने डिलीट नहीं किया था, ठीक है। अब मैं प्रिंट x करूंगी तो देखें क्या आता है हमारे पास, ये देखें क्या कह रहा है यहाँ पे, एरर दे दिया, नेम x इज नॉट डिफाइंड। इसका क्या मकसद है, यानी x नाम का कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है आपकी मेमोरी में। जबकि यहाँ पे आप बोलेंगे भाई x इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ तो है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा है सेकंड लाइन में मैं इस वेरिएबल को डिलीट कर चुकी हूँ। अब फिर मैं प्रिंट करवाऊंगी तो ये मुझे आउटपुट नहीं देगा, वो कह रहा है भाई इस नाम का कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। इसका मकसद क्या है कि हमने x को डिलीट कर दिया है, सही है। ये एक एग्जाम्पल हमने सिंपल वेरिएबल के साथ देखी, यही काम है डिलीट का। अब एक हम क्या करते हैं, लिस्ट बना के भी देख लेते हैं, कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। जैसे मैं एक फ्रूट्स के नाम से लिस्ट बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आए और मैंने यहाँ लिख दिया एप्पल, और हम ले लेते हैं बनाना, और एक हम ले लेते हैं चेरी, ठीक है। 3 फ्रूट्स ले लिए हमने। 3 फ्रूट्स लेने के बाद सिंपल मैं इसको क्या करूंगी, प्रिंट करवाऊंगी, तो ये मुझे प्रिंट दे देगा। इसी तरीके से एप्पल, बनाना और चेरी सब प्रिंट दे देगा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि जैसे 3 फ्रूट्स है ना, लिस्ट है हमारी, इंडेक्स नंबर काम करेगा यहाँ पे। अब इन 3 फ्रूट्स में से मैं किसी एक को डिलीट करना चाह रही हूँ। मैं पूरी लिस्ट अपनी डिलीट नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ इन 3 फ्रूट्स में से मैं किसी एक को, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना को डिलीट कर दूं इस लिस्ट में से। तो मैं कैसे करूंगी, उसके लिए सिंपल मैं लिखूंगी डेल, वही तरीका। और डेल किस में से डिलीट करना है, फ्रूट्स में से डिलीट करना है, तो मैं लिख दूंगी फ्रूट्स, ठीक है। अगर आपको पूरा ये अपनी लिस्ट डिलीट करनी है तो आप ऐसे ही रहने दें, आपकी पूरी ही पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर इस लिस्ट में से आप कोई एक वैल्यू डिलीट करना चाह रहे हैं, एक आइटम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस आइटम का इंडेक्स नंबर दे देंगे,
सही है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, मुझे बनाना डिलीट करना है, मैंने 1 लिख दिया। सही है, 1 लिख दिया। तो अब क्या होगा मेरे पास, मैंने 1 लिख दिया, इसका मकसद क्या है कि इस लिस्ट में से मैंने बनाना को डिलीट कर दिया है। ठीक है, बनाना डिलीट हो गया। अब उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूं तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, सिर्फ एप्पल और चेरी देना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये देखिए क्या आउटपुट दिया इसने, सिर्फ एप्पल और चेरी। बनाना कहाँ गया, बनाना को हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से वो हमने देखा कि पूरे का पूरा हमने वेरिएबल डिलीट कर दिया था अपना। अगर आप चाहें तो अपनी इस पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ये हटा दोगे। सही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट में से कोई एक आइटम डिलीट करना है तो आप इस तरीके से इंडेक्स के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। सही हो गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें रेंज के हिसाब से, ठीक है, तो रेंज के हिसाब से भी आप डिलीट कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे यहाँ से मैं क्या करती हूँ, नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स ज़्यादा इजी रहेगा रेंज समझने के लिए। नंबर्स ले लिए हमने, नंबर्स के बाद मैं एक और लिस्ट बनाती हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5। सही है, मैंने 5 नंबर ले लिए। अब इस 5 नंबर में से मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से मेरे कुछ नंबर डिलीट हो जाएं। जैसे मैं चाह रही हूँ 2 से 4 तक जो मेरे नंबर है ना, यानी 2 3 और 4 ये डिलीट हो जाए, बाकी 1 और 5 रह जाए सिर्फ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, वैसे ही डेल का कीवर्ड लगाया, अपने वेरिएबल का नेम लिख दिया यहाँ पे, और नेम लिखने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने। अब जब हमने क्या करना होता था, कोई एक आइटम डिलीट करना होता था तो हम सिंगल इंडेक्स नंबर दे देते थे। लेकिन अब एक रेंज डिलीट करनी है मुझे, ठीक है, हमारे पास रेंज है 2 से 4 तक। सही है, एक से ज्यादा नंबर है, तो इसके लिए क्या करना है, जब रेंज होती है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट देते हो इंडेक्स का। जैसे मैं चाह रही हूँ 2 से स्टार्ट होना, डिलीट होना, तो इसका 2 का इंडेक्स नंबर क्या है, ये 0 है, ये 1 है, तो पहले मैं स्टार्टिंग पॉइंट दे देती हूँ इंडेक्स का 1। उसके बाद जहां पे मुझे एंड करना है उससे एक नंबर ज्यादा दूंगी। जैसे मैं चाहती हूँ 2 से 4 तक मेरा डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे देखें मेरा इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3। 4 पे मेरा 3 बन रहा है, लेकिन मैं 3 इंडेक्स नंबर नहीं लूंगी, मैं लूंगी 4। ठीक है, 4 यहाँ पे क्यों लूंगी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, इसको -1 करके 3 कर देगा। यहाँ पे मैंने लिखा तो इंडेक्स 4 है, लेकिन ये इसको बाय डिफॉल्ट -1 करके इंडेक्स 3 कर देगा, और यहीं तक मेरी वैल्यू आएगी। तो जब भी आपको जो एंडिंग पॉइंट हो ना आपका, जैसे आपने चाहा कि 2 से 4 तक मुझे रिमूव करवाना है, तो 4 पे आपका इंडेक्स नंबर 3 बन रहा था, तो आप हमेशा उससे एक नंबर ज्यादा लिखोगे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट -1 करके उसी पॉइंट पे आ जाएगा। सही है, तो अब क्या हो गया, यहाँ से इंडेक्स 1 से 4 तक यानी उसने 2 3 और 4 को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, सिंपल मेरे पास 1 और 5 बचेगा। ये देखिए सिंपल 1 और 5 बचा मेरे पास। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट देंगे और एंडिंग पॉइंट आप जो भी चाह रहे हो ना, उसका जो इंडेक्स नंबर बन रहा हो उससे एक नंबर आप ज्यादा दे दो, बस आपने ये करना है। सही है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेंज भी डिलीट कर सकते हैं। और इसमें हम डिक्शनरी पे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक चलो एग्जाम्पल लास्ट करके दिखा देते हैं हम डिक्शनरी पे, कि आपने क्या करना है, एक मैं जैसे पर्सन की डिक्शनरी बनाती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हमने, यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर्स लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया नेम, नेम के बाद यहाँ पे आप कोई भी नेम देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं एज, एज आ गई हमारे पास, एज हम यहाँ पे लिख देते हैं 20, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है नंबर आएगा, एज हमने लिख दी यहाँ पे 20। सही है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं, हमने ले लिया सिटी। ठीक है, और सिटी हम यहाँ पे दे देते हैं कराची। सही हो गया, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे डिक्शनरी बना दी। अब क्या करना है, मुझे इस डिक्शनरी में से कोई एक की ऐसी है जिसको मैं डिलीट करवाना चाह रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज को डिलीट करवाना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने डेल लिखा, डेल के बाद मैं अपनी डिक्शनरी का नेम लिखूंगी, नेम लिखने के बाद वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और जो भी मैं की अपनी डिलीट करना चाह रही हूँ, अपना की वैल्यू पेयर, तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं एज 20 ये पूरा की वैल्यू पेयर डिलीट करना चाह रही हूँ, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये वाली की एज इट इज उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी डिक्शनरी, पर्सन वाली डिक्शनरी में से एज वाले की वैल्यू पेयर को डिलीट कर दिया है। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी अपनी डिक्शनरी को, तो मेरे पास सिंपल नेम और सिटी प्रिंट होकर आएगी।
ये देखिए, नेम सना, सिटी कराची। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप डेल के कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल्स को डिलीट कर सकते हैं आसानी से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो था स्टेप 3 वो भी कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स वाला। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।